हेलो प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डीकेएस और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अच्छा दोस्तों, आज आप देख पा रहे हैं कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का जो चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसका सेकंड पार्ट होता है श्वसन। उसी के अंतर्गत हम यह पार्ट 3 पढ़ रहे हैं और पूरे चैप्टर को प्रत्येक उस कंसेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं जहां से कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकें और अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। सो दोस्तों, यह जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, क्लास को देखते रहें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें और साथ ही आप अपने नोट्स जरूर तैयार करते रहें, या आप कहें तो फेयर कॉपी को आप अच्छे तरीके से तैयार करते रहें। अब हम समझते हैं कि जो श्वसन की अवस्थाएं कितनी होती हैं। हमने पढ़ा था कि जो श्वसन की कितने प्रकार का होता है। श्वसन की अवस्थाएं हमने दो प्रकार से तो पढ़ ली हैं, यानी 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था। एक पढ़ा था ऑक्सीजन की आवश्यकता के आधार पर। हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर देखेंगे कि जो आंतरिक, बाह्य और कोशिकीय श्वसन के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों, हम ऑक्सीजन की आवश्यकता के आधार पर पढ़ चुके हैं। 2 प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन एंड अनऑक्सी श्वसन। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि श्वसन की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो श्वसन की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरा होता है आंतरिक श्वसन, जिसको हम ऊतकीय, यानी ऊतकी तो होते हैं, ऊतकों से मिलकर अंग बनते हैं, अंगों से मिलकर शरीर बनता है, तो ऊतकीय श्वसन। तीसरा है कोशिकीय श्वसन, यानी कि सेल्यूलर जो रेस्पिरेशन होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। अब हम इन श्वसनों को समझते हैं। उसके पश्चात पादपों में श्वसन पढ़ेंगे, देन उसके पश्चात जलीय जीवों में श्वसन किस तरीके से होता है। उनकी जो श्वसन दर होती है प्राणियों की अपेक्षा कुछ अधिक होती है। तो ऐसा बहुत बार पूछा गया है, ऐसा क्यों होता है, तो उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं बाह्य श्वसन। तो बाह्य श्वसन क्या होता है, इसके बारे में आप जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा देख लें, बहुत ही सरल है। क्या है बाह्य श्वसन? जो होता है श्वसन अंगों के द्वारा इसमें श्वसन होता है, क्योंकि श्वसन तो हो रहा है तो कहाँ से होगा? श्वसन अंगों के द्वारा ही होगा। लेकिन इसमें पढ़ेंगे आप किसी एक प्राणी तथा उसके वातावरण के द्वारा, चाहे तो कोई भी प्राणी हो या फिर और उसके साथ का जो वातावरण होगा उसके द्वारा श्वसनीय गैसें जैसे ऑक्सीजन होती है, CO2 गैस होती है, गैसों का विनिमय होना है। तो बाह्य श्वसन क्या होता है? जहाँ पर ऑक्सीजन और CO2 गैस का विनिमय होता है, आदान प्रदान जो होता रहता है, वही तो विनिमय कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है। कौन सा? बाह्य श्वसन 2 प्रकार का होता है। हम तो श्वसन की अवस्थाएं पढ़ रहे हैं और वह 3 प्रकार की होती हैं। बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन या ऊतकीय श्वसन, या और पढ़ेंगे कोशिकीय श्वसन। तो अभी हम बाह्य श्वसन देख रहे हैं, यह भी 2 प्रकार का होता है, श्वासोच्छ्वास श्वसन और गैसीय या गैसीय श्वसन। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। श्वासोच्छ्वास श्वसन क्या होता है, जिसको हम ब्रीथिंग नाम से जानते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं। थोड़ा सा समझेंगे, देन इसके पश्चात हम टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीथिंग श्वसन क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। श्वसन अंगों के द्वारा शुद्ध ऑक्सीजन को ग्रहण करना, यानी कोई भी श्वसन अंग हो सकते हैं जिनसे हमें श्वास जो श्वसन होता है उसमें जो सहायक होंगे अंग, वे सभी श्वसन अंग कहलाएंगे। उनके द्वारा शुद्ध ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा अशुद्ध CO2 गैस को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निष्कासित करना या निकालना, या कहें तो बहिर्गमन करने की क्रिया ही श्वासोच्छ्वास कहलाती है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि श्वासोच्छ्वास कैसी अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों? शुद्ध ऑक्सीजन की मात्रा को ग्रहण किया जाता है और अशुद्ध CO2 गैस को बाहर यानी बहिर्गमन किया जाता है। यही अभिक्रिया या यही प्रकार की प्रक्रिया श्वसन की श्वासोच्छ्वास अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। आगे बात करते हैं गैसीय विनिमय, यानी बी पॉइंट है इसका। किसका बी पॉइंट है? बाह्य श्वसन के बारे में पढ़ रहे हैं हम अभी। गैसियस एक्सचेंज पढ़ते हैं। मानव में श्वसन क्रिया में गैसीय, मानव में श्वसन क्रिया में, जो मानव में होता है श्वसन, उसी के बारे में बात चल रही है। मानव में श्वसन क्रिया में गैसीय विनिमय रुधिर द्वारा होता है, यानी गैस का जो विनिमय होता है किसके द्वारा होता है? रुधिर के द्वारा। यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, परंतु रुधिर स्वयं इन गैसों
का परिवहन नहीं करता, यानी वह जो ब्लड होता है, रुधिर होता है, वह इन गैसों का स्वयं परिवहन नहीं करता, अपितु रुधिर में उपस्थित क्या होता है, रुधिर में उपस्थित श्वसन रंजक के द्वारा गैसों का विनिमय होता है। तो दोस्तों कौन सी गैसों का विनिमय होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको आप जानते हैं CO2, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किसके द्वारा दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ पा रहे हैं कि किसके द्वारा हमें विनिमय मिला था, रुधिर में जो उपस्थित श्वसन रंजक जो होते हैं उनके द्वारा होता है। अब हम आगे समझते हैं कि पादपों में गैसों का विनिमय किस तरीके से होता है, उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पादपों में गैसों का विनिमय बाह्य वातावरण से पत्ती में उपस्थित रंध्रों, यानी जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, उन्हीं को रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा के द्वारा होता है। सो दोस्तों यदि आपके लिए कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए, आपके लिए हो सके तो उस पर वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो आपके लिए किसी भी तरीके से पूरी कोशिश यही रहेगी कि उसका सॉल्यूशन दिया जाए। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए। और जितने भी छात्र थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए धन्यवाद, और जितने भी छात्र जो हमसे जुड़े हुए हैं और सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए, साथ ही अपने देश को बेहतर बनाते रहिए। आपके लिए जो क्लासें बहुत अच्छी तरीके से मिलती रहेंगी। यदि आपको थोड़ी सी भी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड मित्र या जो भी हैं। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखेंगे। अब नंबर 2 कौन सा होता है दोस्तों, आंतरिक श्वसन। क्या होता है नंबर 2, तो हमने आंतरिक श्वसन पढ़ा था, यानी ऊतकीय श्वसन, इंटरनल एंड टिश्यू रेस्पिरेशन। इसके बारे में पढ़ते हैं। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है इस पर, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है क्योंकि यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें ऊतक तथा बाह्य कोशिकीय वातावरण के मध्य, यानी ऊतकों और जो कोशिका का जो वातावरण होता है उन दोनों के मध्य श्वसनीय गैसों का विनिमय होता है। ऊतक और कोशिकीय वातावरण के मध्य श्वसन होता है, उसी को तो हम आंतरिक या ऊतक श्वसन कहते हैं। अब हम तीसरा रेस्पिरेशन समझते हैं कि श्वसन कौन सा था तीसरा। यह तीसरा होता है कोशिकीय श्वसन। क्या होता है दोस्तों, अब हम समझते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यानी कि कोशिकीय श्वसन के बारे में समझते हैं। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से प्रश्न बहुत बार आते हैं। इसको भी आप तैयार करेंगे, बार बार लिखेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस करने के दौरान इसको बार बार लिखते रहें और अच्छी तरीके से समझते रहें। यह एक रासायनिक एंजाइमी, यहाँ पर कहें तो एंजाइम नियंत्रित अभिक्रिया होती है। कोशिकीय श्वसन में क्या होता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि कोशिकीय श्वसन कैसी अभिक्रिया है। बहुत सारे छात्र जो हैं इसको भूल जाते हैं। यह कैसी अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, वह भी कैसी, एंजाइम नियंत्रित करने वाली एंजाइम नियंत्रित अभिक्रिया होती है। इसको आप याद रखेंगे। अब हम समझते हैं इस अभिक्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कोशिका का एक भाग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। देखिए ऑक्सीकरण का जो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण जो होता है अधिकतर ग्लूकोज का कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका के अंदर एक पार्ट होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं, वहीं पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। जिससे क्या होता है, जिससे होता है, इसको आप काटेंगे, जिससे क्या होता है, जिससे अधिक उपयुक्त एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु उत्पन्न होते हैं जो कि बहुत ऊर्जावान होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यानी कि कोशिका के अंदर एक पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर यहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है, जहाँ पर हमें क्या होता है, एटीपी के अणु बन जाते हैं। और वही अणु क्या होते हैं, उनमें बहुत सारी एनर्जी होती है जिनसे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। यहाँ पर एक विशेष पॉइंट और लिखा गया है कि श्वसन एक जैव रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, जैव रासायनिक तो है ही, लेकिन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसमें ऑक्सीकरण ही तो होता है। इस प्रकार आप इसको याद रखेंगे। एटीपी यानी इसकी फुल फॉर्म है एडेनोसिन
या एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यह अणु जो होते हैं बहुत ऊर्जावान होते हैं और इनसे हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। यहाँ पर पढ़ेंगे मानव शरीर की जो ऊर्जा मुद्रा होती है वह होती है एटीपी, यानी कि करेंसी भी कही जाती है। जो मानव की करेंसी मुद्रा होती है उसको हम क्या कहते हैं, वह भी एटीपी के नाम है। यदि बात कही जाए कि जो करेंसी कॉइन होते हैं वह क्या होते हैं, यही एटीपी होते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि मानव शरीर की ऊर्जा मुद्रा कौन सी है, तो वह एटीपी ही होती है। इसको इस नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आपको यदि क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपसे जुड़े हुए आपके फ्रेंड, भाई बहन, मित्र, जो भी आपके रिलेटिव आपसे जुड़े हुए हैं, प्लीज़ उन्हें भी हमारे चैनल से जोड़ते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। और हम सबकी एक दूसरे की शुभकामनाएं सभी के साथ हैं और सभी लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें। सभी लोग तो अच्छे तरीके से पढ़ते रहें, अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहें और साथ ही अपने देश को बेहतर बनाते रहें। आगे की क्लास भी आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से मिलती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।